नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस कार्यक्रम में आपका स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए बताते हैं आपको क्या है आज कार्यक्रम में खास। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अब तक लगभग 32 करोड़ श्रम दिवस रोजगार सृजित किए गए हैं और 31,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी 2,123 ग्राम पंचायतों को प्रदान की गई है और 62,824 उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 15 अक्टूबर का दिन महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 12 अक्टूबर से इसे महिला सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश ने वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन 2020 के दौरान सटीक कृषि के तहत कृषि प्रणाली के स्वचालन पर एक सत्र का आयोजन किया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अब तक लगभग 32 करोड़ श्रम दिवस रोजगार सृजित किए गए हैं और 31,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी 2,123 ग्राम पंचायतों को प्रदान की गई है और 62,824 उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान को गांव में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। कोविड-19 के प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए 6 राज्यों के अपने पैतृक गांव में लौट आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। यह अभियान इन राज्यों में 116 जिलों में आजीविका के अवसरों के साथ ग्रामीणों को सशक्त बना रहा है। 15वें सप्ताह तक कुल लगभग 32 करोड़ श्रम दिवसों के बराबर रोजगार उपलब्ध कराया गया है और 31,577 करोड़ रुपए अब तक अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खर्च किए गए हैं। बड़ी संख्या में ढांचों का निर्माण किया गया है, जिनमें 1,32,146 जल संरक्षण संरचनाएं, 4,12,214 ग्रामीण घर, 35,529 मवेशी शेड, 25,669 खेत तालाब और 16,253 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण शामिल है। जिला खनिज निधि के माध्यम से 7,340 कार्य किए गए हैं। 2,123 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। 15 अक्टूबर का दिन महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 12 अक्टूबर से इसे महिला सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। पुरुष और महिला की बात करते हैं तो ज़्यादातर यह समझ में आता है कि पुरुष से हर फील्ड में, ख़ासतौर से अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, सभी में पुरुष आगे हैं। लेकिन अगर आप आंकड़े को देखें तो उसमें महिलाएं भी पुरुषों की तुलना में वो भी पहले से अब ज़्यादा आगे आ रही है। और ख़ास तौर से अगर हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि में तो एक तरह से ऐसा है कि पुरुष के कंधे से कंधे मिला करके महिलाएं चल रही हैं। और अब अगर हमें कृषि स्टार्टअप की बात करते हैं, युवा उद्यमी की बात करते हैं, तो उसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं। अब हम जानने की प्रयास करेंगे कि महिलाओं की अभी भारत में ख़ासतौर से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या स्थिति है। इसी संदर्भ में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर A.K. सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर हमने एग्रीकल्चर में महिलाओं की बात करते हैं, सर अभी वर्तमान में क्या स्थिति सर है, किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं? देखिए, ग्रामीण महिलाएं उतनी भागीदारी कृषि में देती हैं जितना ग्रामीण पुरुष देते हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि उनका जो योगदान है उसको पहचाना जाए, विशेष करके कृषि में। और कृषि में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो किसी भी फसल का बीज होता है, और बीजों के रख रखाव में और उनको समय से उसका पौध तैयार करने में महिलाओं का बड़ा योगदान रहता है। और कुछ ऐसे विषय हैं जैसे कि अन्न भंडारण का काम है, उसमें महिलाओं का बड़ा भारी योगदान है। साथ में जो कृषि की क्रियाएं हैं, धान की रोपाई है या निराई है या और भी जो आप कह सकते हैं कृषि की क्रियाएं हैं, उसमें महिलाओं का उतना ही योगदान है जितना पुरुषों का है। और अब आने वाले दिनों में या चाहे आज की परिस्थिति में भी आप देखें
जबकि ज़्यादातर माइग्रेशन गाँव से शहरों की तरफ होता है, तो कई घरों में महिलाएं हैं पूरी कृषि की जिम्मेदारी निभाती हैं। तो पीछे की तुलना में आजकल के समय में महिलाओं की भागीदारी कृषि में बढ़ी है, और इसीलिए कई बार कहते भी हैं कि कृषि महिला केंद्रित हो रहा है। और महिला केंद्रित हो रहा है तो जो कृषि की जो संस्तुतियाँ हैं या जो औजार हैं वो सब महिलाओं के अनुरूप बनने चाहिए, ऐसी बार बार जगह जगह से मांग आती है। और इसको भी देखते हुए चूँकि महिलाएं थोड़ा संकुचित स्वभाव की हैं, गांव की खास करके महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो इसलिए उनके लिए विशेष जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम हैं उनका आयोजन हो, उनके लिए विशेष गोष्ठियों का आयोजन हो, और जो कृषि में प्रसार कार्यकर्ता हैं उनमें भी महिलाओं का यदि भर्ती हम करेंगे तो वो जाकर के ग्रामीण महिलाओं से ज़्यादा बात कर पाएंगी। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि कृषि में महिलाओं का अमूल्य योगदान है, और 50% का योगदान तो मूलतः है ही है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र आप देखें वहाँ पर कई जगह आप 70 से 80% योगदान ग्रामीण महिलाओं का कृषि में देखते हैं, क्योंकि वहाँ पुरुष ज़्यादातर बाहर शहरों में नौकरी के लिए आते हैं, और ऐसे में महिलाएं ही घरों पर रह जाती हैं जो खेती का कार्य देखती हैं। तो एक स्वभावतः एक मूल किसान के रूप में महिलाओं की पहचान अब होनी चाहिए, और अभी कई राज्यों ने ऐसा किया भी है कि उनके नाम से ज़मीन भी सरकार कर रही है, जिससे कि पूरी व्यवहारिकता में वो कृषि का योगदान कर पाएँ। सर, आप बिल्कुल सही कहें कि महिलाओं को छोटे छोटे जो भी इक्विपमेंट्स है जो खेती किसानी में यूज करती हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं पुरुष का तो ट्रैक्टर चलाना या और भी जो बड़े मशीन है उसका वो यूज करते हैं, लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो आज भी वो वही परंपरागत तरीके से, चाहे धान की रोपाई की बात करें या हम कटाई की बात करें या गेहूं के भी जो भी है फसलों की हम कटाई और रोपाई के निराई गुड़ाई की बात करते हैं, तो आज भी सर वो खुद अपने शरीर से मेहनत कर करके झुक करके काम करती है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां भी महिलाओं में हो रही हैं। सर, उसके लिए क्या कुछ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर रही है? देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक महिला कृषि में महिला पर ही एक संस्थान की स्थापना की है भुवनेश्वर में, और साथ में 2-3 हमारे जो संस्थान हैं जो कि कृषि उपकरण बनाते हैं। तो वो विशेष रूप से जो महिलाएं जो खेती में काम करती हैं उनमें से श्रम, या आप कह सकते हैं ड्रजरी जिसको कहते हैं, अत्यधिक श्रम हो या जो श्रम जो कि आवश्यक न हो, उसको कैसे दूर किया जाए, ऐसे यंत्र बना रही हैं, महिलाओं के लिए उपयोगी हैं। और इसमें कई तरह के यंत्र हैं, चाहे खेत में चलाने वाले हों, चाहे कुछ बोझा सिर पे ढोना हो, बोझ कोई हो उसको ढोना हो, उसके लिए भी एक सपोर्ट का सिस्टम इस तरह के इक्विपमेंट बनाए हैं। लेकिन साथ में आप ये भी देखेंगे कृषि में बड़ा तेज़ी से बदलाव हो रहा है। जैसे गेहूँ और धान की कटाई ज़्यादातर आजकल कंबाइन से होती है, जिसमें कि न पुरुष का ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रयोग होता है, ना महिला का ज़्यादा प्रयोग होता है इस कार्यों में। लेकिन जो छोटे छोटे कार्य हैं, जैसे कि खेत में रुपाई का काम है, उसके लिए भी मशीन आ गई है, उसको भी आगे बढ़ाने की बात है। बुआई में खास करके, और या निराई है, खरपतवार निकालने हैं खेत से, तो इसके लिए भी तमाम तरह के अभी रसायनों का भी प्रयोग बढ़ा है और यंत्रों का भी प्रयोग बढ़ा है। तो ये दोनों बढ़ा करके जो श्रम है, जिस श्रम को कम किया जा सकता है, जिसमें ज़्यादा मेहनत लगती है और शरीर पे नुकसान जिससे होता है, उसको कम करने की आवश्यकताएं हैं और उसे हम कम कर रहे हैं। हम यूथ की बात करते हैं कि यूथ को एग्रीकल्चर में की तरफ हम अट्रैक्ट करें, और इसमें सर अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं ख़ास तौर से एजुकेशन में, तो सर इसके लिए क्या कोई अलग से कुछ उनको बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था किया जा रहा है, या जैसे अगर हम एग्री स्टार्टअप की भी बात करते हैं, अगर एजुकेशन में नहीं आए तो एग्री स्टार्टअप के रूप में भी कुछ कर सकती हैं महिलाएं? ये आपने बड़ा अच्छा विषय रखा। देखिए, अभी हाल के वर्षों में यदि 4-5 साल का आप आंकड़ा देखें तो जो लड़कियां हैं उनकी संख्या कृषि के जो कॉलेज हैं या महाविद्यालय हैं उनमें लगातार बढ़ रही है। यदि दक्षिणी भारत की बात करें तो कई आप विश्वविद्यालयों में पाएंगे, कृषि के विश्वविद्यालयों में, कि 70% लड़कियां पढ़ रही हैं और केवल 30% लड़के रह गए हैं।
इधर उत्तरी भारत में भी लड़कियों की संख्या बहुत तेज़ी से कॉलेजेज में और आपके विश्वविद्यालयों में बढ़ी है। तो एक बड़ा आप कह सकते हैं कि अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। जहाँ तक स्टार्टअप की बात है, लड़का हो लड़की हो कोई भी शुरू कर सकता है, और उसके लिए एक कार्यक्रम हमने आर्या का शुरू किया था जिसमें युवाओं को ही केंद्रित करके किया था। और युवा का मतलब लड़का और लड़की जो भी 35 वर्ष से कम की अवस्था में हैं। तो इनके लिए हमने शुरुआत की थी। 100 कृषि विज्ञान केंद्रों में हमने इस कार्यक्रम को चलाया हुआ है, और प्रयास ये है कि अपना उद्योग, छोटा उद्यम, चाहे मशरूम का हो, चाहे पोल्ट्री का हो, या नर्सरी उगाने का हो, या कोई इस तरह का बायो फर्टिफाइड पैकेट्स बनाने का हो, या कोई फूड प्रोडक्ट्स बनाने का हो, प्रोसेसिंग का कोई यूनिट लगाने का हो, ये सब वहाँ पे प्रशिक्षण लेकर के लोग कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश ने वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन 2020 के दौरान सटीक कृषि के तहत कृषि प्रणाली के स्वचालन पर एक सत्र का आयोजन किया। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश ने वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया। सम्मेलन के दौरान एक सत्र सटीक कृषि के तहत कृषि प्रणाली के स्वचालन पर बात की। वैभव शिखर सम्मेलन 2020 में भारत और विदेशों के प्रख्यात वैज्ञानिकों ने कृषि प्रणाली के स्वचालन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे रोबोटिक्स, ड्रोन, सटीक निवेश प्रबंधन, संरक्षित खेती, पशुधन प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि विषयों पर प्रस्तुतिकरण और विचार विमर्श किया। वैभव शिखर सम्मेलन 2020 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सेंसर के अनुप्रयोगों और पशुधन प्रबंधन में विभिन्न गतिविधियों के बारे में डॉक्टर मेहर एस काटकर, सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, और डॉक्टर ज्ञानेंद्र गौर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश ने बात की। डॉक्टर नवारुण भट्टाचार्य, सीडेक कोलकाता, और डॉक्टर अजय शारदा, कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए ने अनुसंधान सहयोग के संभावित क्षेत्रों के साथ नेविगेशन प्रणाली और सटीक कृषि में इसके अनुप्रयोग, स्वायत्त वाहन के संकर प्रकार तथा निवेश और गहरे शिक्षण के सटीक अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया। ड्रोन आधारित तकनीक पर विशेष जोर देते हुए ड्रोन के चयन और इसके बुनियादी विकास, विशिष्ट अनुप्रयोगों, बाजार की उपलब्धता, भारत में ड्रोन अनुप्रयोगों के लिए दिशा निर्देश, भारतीय खेतों की लघु और सीमांत भूमि जोत पर विचार, ड्रोन के लिए मानक विकसित करने आदि पर डॉक्टर मंजुल के हजारिका, AIT बैंकॉक, और डॉक्टर गणेश बोरा, USDA USA ने प्रस्तुतियां दी। विभिन्न स्वदेशी रूप से विकसित सटीक कृषि प्रौद्योगिकियों पर डॉक्टर श्रीकला बाजवा, यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना USA ने विदेशों में उपलब्ध इनपुट प्रबंधन के मशीनीकरण से संबंधित तकनीकों पर प्रस्तुति दी, और प्रोफेसर V के तिवारी, निदेशक IIT खड़गपुर ने विचार विमर्श किया। बढ़ती आबादी की खाद्य सुरक्षा चुनौतियों को पूरा करने के लिए संरक्षित खेती में उन्नति और स्वचालन की आवश्यकता पर डॉक्टर पीतम चंद्र, पूर्व निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद CIAE भोपाल मध्य प्रदेश, और डॉक्टर धर्मेंद्र सारस्वत, पर्ड्यू विश्वविद्यालय USA ने विचार विमर्श किया। पैनलिस्टों और सत्र अधिकारियों के विभिन्न विचार विमर्श ने अनुसंधान, प्रशिक्षण के लिए संभावित सहयोग और विनिमय के लिए क्षेत्रों जैसे पशुधन प्रबंधन के लिए AI और IoT अनुप्रयोग, प्रजनन, दूध देने, फेनोमिक्स, कृषि में ड्रोन, विकास, अनुप्रयोग और विनियम, VRT के माध्यम से सटीक निवेश प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, छोटे भारतीय खेतों के लिए किफायती रोबोटिक्स अनुप्रयोग, और विशेष रूप से उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए आच्छादित खेती में स्वचालन के लिए बड़ा डेटा प्रबंधन, ऊर्ध्वाधर खेती, हाइड्रोपोनिक्स और एकीकृत प्रणाली की पहचान का नेतृत्व किया। सटीक कृषि के तहत कृषि प्रणाली के स्वचालन पर सत्र में डॉक्टर के अलगु सुंदरम, उप महानिदेशक कृषि अभियांत्रिकी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सहित डॉक्टर कंचन के सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक FE, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और डॉक्टर CR मेहता, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद CIAE भोपाल मध्य प्रदेश ने आभासी तौर पर भाग लिया। इस सत्र में भारत और विदेश के 33 पैनलिस्टों सहित कुल 856 प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अभी फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आपको बताते हैं देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास के किस तरीके से आधार बनेंगे। 3 नए कृषि कानून जो बनाए गए हैं, उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, साथ ही कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। आइए जानते हैं इनके बारे में और विस्तार से ये जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि किसानों की आय 2022 तक डबल करना है, और यह डबल तभी हो सकता है जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर पैसा खर्च किया जाए। हाल में ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया। इसके साथ ही खेती किसानी से जुड़े हुए कृषि कानून लागू किया गया, और यह कृषि कानून लागू किया गया है मंडियों में जो किसान भाई अपने माल को, उत्पाद को ले जा करके एक राज्य से दूसरे राज्य में भी बेच सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से अपने फसल को उचित दाम ले सकते हैं। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम है जिसके माध्यम से जो किसान भाई है अपने फसल जो औने पौने दाम में बेच देते थे, अब इसको एक ज़्यादा से ज़्यादा उसको भंडारण कर सकते हैं। ये तमाम ऐसे बातें हैं जिस पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि आयुक्त SK मल्होत्रा जी हैं, जिनसे जानते हैं कि ये कानून किस तरह से है और इससे किसानों को कितना फ़ायदा हो सकता है। सर, आप कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि आयुक्त हैं। पूरे देश भर के सर आप देख रहे हैं खेती किसानी किस तरह से चल रहा है। ये जो सर अभी 3 कृषि कानून लाया गया है, इसको सर आप किस रूप में देखते हैं, कितना भला हो सकता है? जो ये अभी आपने देखा कि 3 अधिनियम अभी आए हैं। जो पहला अधिनियम जो संसद में पारित हुआ, ये जो है 14 सितंबर को पारित किया गया। तो इसमें जो है एक जो अधिनियम है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक जिसको 2020 कहा गया है, और दूसरा जो अधिनियम है वो कृषक सशक्तिकरण, संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक है। तो ये जो दोनों अधिनियम हैं, और तीसरा अधिनियम और भी है जो आवश्यक वस्तु से संबंधित है। तो मैं इसकी बात की शुरुआत में ऐसे करना चाहूँगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम में हमारे पास खाद्यान्न भरपूर नहीं थे, कमी थी। तो इसीलिए असेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है उस टाइम में लागू किया गया था। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है। अब हम बिल्कुल आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी फसलें जो एक तरह से सरप्लस भी हैं खाद्यान्न के मामले में, तो उसमें हमारे पास चिंता की कोई बात नहीं है, और हमारी जो मांग है नियमित रूप से हमारी जनसंख्या के लिए पूर्ति हो रही है उसकी। तो खाद्य और पोषण सुरक्षा दोनों ही सुनिश्चित है। तो इसलिए इस समय में बहुत सारे ऐसे सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग इसको दूसरे ढंग से देखते हैं कि अब किसान को की आमदनी कैसे बढ़े, किसान को जो उसकी मेहनत है उसका अधिक से अधिक मूल्य कैसे मिले। तो ये जितने भी अधिनियम अभी निकल करके सामने आए हैं, तो उन अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान की आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो, और किसान अपनी उपज अगर खुद पैदा करता है तो वो खुद ही अपना उसको मूल्य लगा करके बेचे कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है, मैं तो इसको इसी दाम पर बेचूंगा। तो ये जो अधिनियम है अपने आप में किसानों को एक स्वतंत्रता देते हैं, जिसके तहत जो है किसान मंडी से बाहर जा कर के जो है अपने उत्पाद को बेच सकता है। अभी तक क्या था कि किसान को अपना उत्पादन किया लेकिन उसको मंडी में ले जाकर जिसके पास लाइसेंस है उसी को बेचना पड़ा। तो ये उसको बेचने के लिए वो बाध्य होता था, और जब वो मंडी में लेके जाता था तो मंडी में भी उसको बहुत सारे टैक्स जो है उसको लग जाते थे। तो वो टैक्स के साथ साथ उसको ट्रांसपोर्टेशन का भी भाड़ा देना पड़ता था। जो टैक्स लग गया वो भी उसके खाते में जाता था। तो उसको जो है मैं ये कहूँगा कि जो उचित मूल्य है वो नहीं मिल पाता था। तो ये जो अधिनियम है, इन तीनों अधिनियम के आने से किसानों को सबसे अधिक फ़ायदा ये होगा कि किसान अपनी मर्जी का मालिक है। किसान जहां उसको उचित मूल्य मिलेगा वो उसको बेच सकता है, और इसमें क्या होगा कि ट्रेडर उसके खेत पर पे आकर के जो है उससे जो है खरीद के ले जाएगा, और वहाँ पर जो है उसका
जो है एक तरह से मोल भाव वो कर सकता है और बता सकता है कि मैं तो भैया इतने पर ही बेचूंगा, इससे नीचे नहीं बेचूंगा। तो वो अपने मूल्य स्वयं तय कर सकता है। दूसरा, इसके साथ साथ जो अभी देख रहे हैं कि एमएसपी डिक्लेयर हुई है और एमएसपी पर खरीदी भी शुरू हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एमएसपी बंद हो जाएगा, एमएसपी पर खरीदी हो रही है और एमएसपी बढ़ाया है भारत सरकार ने इमीडिएटली जो है उस पर आप देखेंगे 50 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक की बढ़ोतरी एमएसपी में की गई है। और बहुत सारे हमारे जो संस्थान हैं वो उसको प्रोक्योरमेंट करने लगे हैं, जो चाहे वो एफसी के माध्यम से अभी चावल का जो है एक तरह से पैडी का प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया है और साथ साथ में जो नेफिड के माध्यम से दलहनी फसलों का और तिलहनी फसलों का भी जो है प्रोक्योरमेंट वो कर रहे हैं। तो एक तो फ़ायदा ये हो गया किसानों को, ये रहेगा। तो इसमें कोई इस प्रकार का कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है जिससे कि किसानों को कोई नुकसान ना हो। ये किसानों से हर रूप से जो है फ़ायदे का एक तरह से मैं कहूँगा ये अधिनियम है और ये किसानों के हित में रखते हुए, किसानों के हित को ध्यान में रख करके इन अधिनियम को जो है आगे बढ़ाया गया है और इनको पारित किया गया है। सर, आप कृषि आयुक्त हैं, आप मंत्रालय के अनुसार से सर पूरा फोकस कर रहे हैं कि कौन कौन से खाद्यान्नी फसलों है उस जिसमें रबी और खरीफ दोनों की फसलें हैं, हम इतना इसको मिलियन टन तक पहुंचाना है, इसमें क्रांति लाना है। और दूसरी तरफ सर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं तो क्या सर प्राइवेट जो कंपनियां हैं आपसे सलाह मशवरा करके वो प्रोडक्ट को अपना किसानों से लेगा या उसका एक अपना मोनोपोली होगा आपके अलावा? इसमें कोई ऐसा मोनोपोली नहीं कह सकते आप, बल्कि इसमें क्या है, किसानों का जो मूल्य है एक तरह से निश्चित हो जाएगा और ये कोई किसान बाध्य नहीं है कि उसको ये करना ही पड़ेगा। ये किसान की एक तरह से वॉलंटरी है, उसकी इच्छा है कि वो किसी भी उससे करार करके उसके लिए वो उत्पादन करेगा। जब वो उत्पादन करेगा एक सुनिश्चित मूल्य पर उत्पादन करेगा तो उसका जो प्रोक्योरमेंट है, अभी देखेंगे कि क्या कि अगर वो मंडी में अधिक उत्पादन हो जाता है, मंडी में लेके जाएगा, गलत है तो उसको रेट अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन उसने किसी करार के हिसाब से किया है तो वो एक निश्चित किस्म की बात करेंगे कि भाई उस किस्म को उत्पादन करना पड़ेगा, उसकी गुणवत्ता की बात करनी पड़ेगी। तो वो सब चीज़ों को मापदंड वो बताएगा और उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, उस स्पेसिफिकेशंस को करार में रखा जाएगा। क्या मूल्य रहेगा उसका भी करार में रहेगा। तो वो सब चीज़ें पहले से ही सुनिश्चित हो जाएंगी और किसान जो है उसको अच्छे तरीके से अपने ढंग से, अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो उसमें करार करेगा, उसको नहीं है तो वो मना भी कर सकता है। तो उसमें किसी भी तरीके से बाध्य वाली बात नहीं है, ये किसान की अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। और इससे ये होगा कि उसके लिए एक नए उत्पादन के द्वार खुलेंगे और आगे जो प्रोडक्शन है उसका रेट अच्छा मिलेगा। वो सुनिश्चित हो जाएगा कि ये उसको जो मेहनत वो करने वाला है उसका जो मूल्य है वो निश्चित रूप से उसको मिलेगा, चाहे बाजार में बाहर का जो रिस्क है उसका वो अपने आप से कवर हो जाता है। तो इसको हम लोग जो है एक तरह से पॉजिटिव रूप में लेकर के चलें। इसमें कोई ऐसी ऋणात्मकता वाली कोई बात नहीं है। इसमें जितनी भी बात आ रही है वो पॉजिटिव की बात आ रही है, नेगेटिव की बात इसमें कहीं भी नहीं है किसी भी तरीके से। नहीं, लेकिन सर आपका जो मंत्रालय उसके लिए तो चैलेंज खड़ा कर सकता है ना, क्योंकि आप जैसे अगर बोलेंगे कि हम तिलहन में फसल बढ़ाना चाहते हैं, प्याज में बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर जो प्राइवेट कंपनी है उसको अगर लगेगा कि नहीं हमें आलू को उत्पादन करना है, हमें चिप्स बनाना है या कोई और लहसुन के हमें करना है, तो आपके लिए तो चैलेंज हो सकता है ना सर? वो हमारे लिए चैलेंज बिल्कुल नहीं होगा। चैलेंज इसलिए नहीं होगा कि जो भारत सरकार अपना जो एक्शन प्लान बनाती है उस एक्शन प्लान में 2-3 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला कि हम अपनी जो हमारे मैं ये कहूँगा कि सिटीजन्स हैं, जो हमारी जनसंख्या है देश की, उसकी जो खाद्य और पोषण सुरक्षा है वो पहले सुनिश्चित हो। खाद्य पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना ये भारत सरकार का अपना एक प्रतिबद्धता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने टारगेट्स डिसाइड करते हैं, प्लान बनाते हैं कि हमें इतने खाद्यान्न की ज़रूरत पड़ेगी, उतना ही खाद्यान्न का उत्पादन होता है, चाहे वो गेहूँ है, चावल है, दलहनी है, फसलें हैं, चाहे हमारा मोटे अनाज है, तो इन सब चीज़ों का उत्पादन एक तरफ हो गया। दूसरा ये हो गया कि बहुत सारे ऐसे अग्रणी किसान हैं जिनको लगता है कि बाकी ये चीज़ें जो कन्वेंशनल खेती है ये तो हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ये सोचते हैं कि हम लोग अनुबंध के तहत करना चाहें तो वो बहुत ही लिमिटेड एरिया है, इसके लिए बहुत ही सीमित किसान हैं जो आगे आते हैं। तो वो सीमित किसान आगे आएंगे तो आगे इस तरह की अगर स्वतंत्रता मिलेगी तो और भी किसान आगे आएंगे। लेकिन खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा जो है वो बिल्कुल ही खतरे में नहीं होगी, इसको सुनिश्चित किया जाता है। पर हमारा उद्देश्य ये भी है कि हम जो है एक तरह से इनकम सिक्योरिटी
जो आय सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और आय सुरक्षा, तीनों को ध्यान में रखना है। तो अगर एक किसान गेहूं भी लगा रहा है रबी के मौसम में, चावल की खेती भी करता है खरीफ के मौसम में, लेकिन कुछ क्षेत्र अनुबंध के तहत भी करता है, तो एक तरह से उसका रिस्क कवर हो गया ना हर तरीके से। खाद्य सुरक्षा भी हो गई, पोषण सुरक्षा भी हो गई, दूसरा आय सुरक्षा भी हो गई। तो वो अपनी प्लानिंग उस तरीके से कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन उसके पास खुले, विकल्प जो है बहुत सारे खुले हैं उसके पास। वो उन विकल्पों को अपना करके अपना आमदनी में जो है इजाफा कर सकता है। सर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज, विलेज वाइज या ब्लॉक वाइज पूरे आप सर समीक्षा करते हैं, जिसमें से छोटे किसान से बड़े किसान तक है। खासतौर से हमारे देश में सर जो छोटे किसान हैं 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले, जोत वाले, उनकी संख्या सर 86% है। सर उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, जो छोटे किसान हैं उनके पास विकल्प उसी तरह से निकल के सामने आएंगे जैसे मैं बताता हूँ। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, अगर एक 2 हेक्टेयर का किसान है, 2 हेक्टेयर से कम का है, तो अगर वो अपने 1 हेक्टेयर, आधे हेक्टेयर क्षेत्र में अगर एक पॉली हाउस लगाता है, पॉली हाउस लगा करके जो मूल्यवान फसलें हैं उनका पैदा किया जा सकता है। चाहे वो उसमें फूलों की खेती है, चाहे उसमें बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन है, चाहे उसमें जो जितनी हाई वैल्यू क्रॉप्स है, चाहे मसाले हैं, तो उन फसलों का उत्पादन किया जा सकता है जिससे कि उसको उसी क्षेत्र से उत्पादन अधिक मिल सके। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये हो सकता है कि उसमें जो जितने भी कृषि से संबंधित जो अन्य व्यवसाय भी हैं और साथ में जो खेती है उनको भी कर सकते, जैसे मशरूम कल्टीवेशन है, मशरूम की खेती भी की जा सकती है, साथ साथ जो है मधुमक्खी पालन भी किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, किसान अपनी संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उनको अपना सकता है। उनको अपना करके उसी तरीके से जो है वो अपनी प्लान, एक योजना जो है बना सकता है। दूसरी बात क्या आती है कि अगर किसान अपनी परंपरागत ढंग से उन्हीं फसलों का चुनाव कर रहा है और उन्हीं का उत्पादन कर रहा है और उसका जो वॉल्यूम है निकल करके कम आ रहा है, तो वो एफपीओ के माध्यम से जो विकल्प रखा गया है वहाँ पर अपने आप में एक एग्रीगेशन का पॉइंट होगा। किसान किसी न किसी रूप में, अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी ऐसे बहुत सारे किसान निकल के आ रहे हैं जो एफपीओ का किसी न किसी रूप में मेंबर है, तो वो जो एफपीओ है उसको एक तरह का वहाँ लाभ मिलेगा। वहाँ अपना कम वॉल्यूम ले जा करके जहाँ और भी किसान आएंगे तो वो किसान के लिए एक तरह का सशक्तिकरण है और किसान का अपना एक एम्पावरमेंट है, जिससे कि वो किसान अपनी चीज़ का स्वयं मालिक होगा। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।